जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम वाकाटक वंश के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाकाटक वंश। सातवाहन शासकों के पतन के बाद वाकाटक वंश ने उस भूभाग पर जहां पर सातवाहन शासकों का आधिपत्य था, अधिकार कर लिया। अर्थात सातवाहन शासक का पतन हुआ और वाकाटक वंश की उस क्षेत्र पर स्थापना हो गई। और वाकाटक वंश के शासक ने विदर्भ नागपुर क्षेत्र में दक्षिण कौशल के भूभाग पर 5वीं से 6वीं शताब्दी तक शासन किए। आइए इसकी शासन क्षेत्र देखते हैं। तो इनका शासन का जो मेन क्षेत्र है वो नागपुर विदर्भ क्षेत्र है। नागपुर विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक स्थान है ओरछा, और ओरछा पर एक छोटा सा क्षेत्र है वाकाटक, वहीं से इस वंश का स्थापना हुआ, इसलिए इसको वाकाटक वंश कहते हैं। ओरछा नागपुर विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के स्थान है, वहीं से वाकाटक वंश की शुरुआत हुई। राजधानी देखते हैं तो वाकाटक वंश की 2 राजधानी है। प्रारंभिक राजधानी का नाम है पुरिका, और पुरिका कौन सा क्षेत्र में था? बरार क्षेत्र में इनकी एक प्रारंभिक राजधानी थी पुरिका। वहां से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था शुरू किए थे। उसके बाद इसकी दूसरी मुख्य राजधानी बना नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का वर्तमान में समीकरण क्या है? नागपुर को कहते हैं, नागपुर शहर को ही क्या कहते हैं? प्राचीन नंदीवर्धन नागपुर था। ये भी इनकी दूसरी राजधानी हुई। संस्थापक था इस वंश का प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और अंतिम शासक है हरिसेन। एक बार फिर से देखते हैं, शासन क्षेत्र जो है इनका प्रारंभ हुआ नागपुर विदर्भ के ओरछा क्षेत्र से। इनकी 2 राजधानी थी, एक पुरिका और बरार, दूसरा है नंदीवर्धन। समझ में आ गया दुपेश भाई? प्रवीण, इनका कितनी राजधानी थी? 2। लोकेश, कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी। इसका जो प्रमुख राजधानी कौन है? नंदीवर्धन नागपुर। युग आपको समझ में आ गया ना। अंतिम शासक इनके कौन थे? हरिसेन। और संस्थापक कौन था? प्रवरसेन। आगे बढ़ते हैं इनके समकालीन शासक। तो इस वंश की जो प्रमुख समकालीन शासक है चक्रवर्ती गुप्त सम्राट था। पहला कौन था? गुप्त वंश। और दूसरा समकालीन जो इनका विरोधी था, जिनसे इनकी लगातार संघर्ष चला, नल वंश। तो 2 समकालीन वंश, चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों का शासन था, दूसरा है नल वंश। उपाधि तो गुप्तों के अधीन थी, इसलिए इन लोग, इस वंश के शासक जो है महाराज का उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण करते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग सामंत थे। और महाधिराज और परम भागवत चक्रवर्ती, ऐसा जो है बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनकी उपाधि होती थी। तो सामंत लोग कौन सा उपाधि धारण करते थे? महाराज की उपाधि धारण करते थे। आइए अब देखते हैं इस वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और उनका कार्यकाल कब से कब तक बना रहा। तो सबसे पहला जो इनका शासक माना जाता है आदि पुरुष विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बारे में एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है अजंता अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अजंता अभिलेख में विंध्य शक्ति के बारे में जानकारी मिलती। किसके बारे में? विंध्य शक्ति। और संभवतः इन्होंने 250 से 270 ईस्वी तक शासन किया। यही आदि पुरुष है। किसका आदि पुरुष है? वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश का आदि पुरुष विंध्य शक्ति, जिनके बारे में अजंता अभिलेख और अजिंता अभिलेख में इस वंश का वंशावली के बारे में वर्णन है। वाकाटक वंश के वंशावली हमको कहां से जानकारी मिलता है? अजंता अभिलेख, और उसमें विंध्य शक्ति के बारे में जानकारी है। और विंध्य शक्ति को ध्वज केतु कहा गया है। क्या कहा गया है? वाकाटक वंश का ध्वज केतु कहा गया। अर्थात वाकाटक वंश राज परिवार का ध्वज किसे कहा गया है? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद इस वंश में उसका पुत्र अगला शासक बना प्रवरसेन प्रथम। और प्रवरसेन प्रथम को ही क्या कहा जाता है? वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद प्रवरसेन के बाद ये जो 2 शाखा में बट गई, एक ज्येष्ठ शाखा
जिसको हम मुख्य शाखा कहते हैं, जो पुरी का बलार क्षेत्र में था, और दूसरा है कनिष्ठ छोटा छोटा शाखा, जिसको हम कहते हैं वत्स गुल्म शाखा। कौन सा शाखा? दूसरी शाखा वत्स गुल्म शाखा। यह शाखा कनिष्ठ शाखा है। कैसा शाखा है? कनिष्ठ शाखा है। तो इस प्रकार से दो शाखा जो में बढ़ गई वाकाटक वंश। हम सबसे पहले किसको देखते हैं? जो मुख्य शाखा है उसको देखते हैं। तो मुख्य शाखा के अंतर्गत पहला जो शासक हुआ रुद्र प्रवर सेन के बाद रुद्रसेन प्रथम का शासन आया। रुद्रसेन 330 से 355 ईस्वी तक शासन किए। संभवतः रुद्रसेन प्रथम जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन माना जाता है। किसका समकालीन माना जाता है? समुद्रगुप्त के समकालीन माना जाता है। और कुछ जो इतिहासकार है इसका समीकरण किससे करते हैं? महेंद्र सेन से। इसको किससे संबोधित करते हैं? महेंद्र सेन से करते हैं। और जो दक्षिणापथ का विजय अभियान था समुद्रगुप्त का, तो इसी महेंद्र सेन को पराजित किया। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इसे वाकाटक नरेश न मान करके सरमपुरी वंश के शासक महेंद्रदीत से समीकरण करते हैं। तो यह मुश्किल है क्योंकि इतना पारदर्शिता नहीं है कि वाकाटक नरेश जो महेंद्र सेन है कि जो सरमपुरी वंश के शासक महेंद्रदीत है जिसको समुद्रगुप्त में पराजित किया। साफ इतना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के किसी महेंद्र नामक शासक को क्या किया था? पराजित किया था। तो रुद्रसेन का समीकरण महेंद्र सेन से भी जोड़कर देखते हैं। इसके बाद इस वंश में अगला शासक आया रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन जो है मुख्य शाखा के दूसरा शासक है जिन्होंने 555 से 355 से 380 ईस्वी तक शासन किए। इसने जो पुरी का शाखा को स्थापना किया और उसकी ही राजधानी बनाकर ये अपना शासन स्थापित किए। उसके बाद इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल आया। और रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल है 380 से 385। अब इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो चक्रवर्ती गुप्त सम्राट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, उनका जो पुत्री है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है? प्रभावती गुप्ता। उनसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कुछ वर्षों के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अल्प काल में 30 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पूरा शासन का भागडोर है, जो बागडोर है, शासन का बागडोर किसके हाथ में आ गया? युग प्रभावती गुप्ता के हाथ में आ गया। और अपने जो पिताजी है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके सहयोग से वाकाटक वंश की शासन को संचालित की। आइए देखते हैं अगला शासक कौन रहा इस वंश का। तो अगला वंश जो है प्रभावती गुप्ता जो है 385 से 405 तक। क्योंकि इनके जो दो पुत्र थे दामोदर सेन और दिवाकर सेन, दोनों आयु में छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षिका बन करके कुछ वर्षों तक 385 से 405 ईस्वी तक प्रभावती गुप्ता ने शासन किए। इन्होंने नागपुर नासिक क्षेत्र में विदर्भ क्षेत्र में कई ताम्रपत्र जारी किए। उनमें से एक ताम्रपत्र रिद्धिपुर ताम्रपत्र को भी माना जाता है। कौन सा ताम्रपत्र है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है अमरावती से प्राप्त हुआ है, वो किसके माना जाता है? प्रभावती गुप्ता का माना जाता है। इस बात को क्लियर कर समझना है युग डोपेश भाई कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र को हम भले देखते हैं नल वंश के शासक के रूप में, लेकिन मुख्यतः हम भवदत्त वर्मन के मानते हैं, क्योंकि भवदत्त वर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। इसलिए हम रिद्धिपुर ताम्रपत्र की जब बात आता है तो उसके सामने हम क्या लगा सकते हैं? भवदत्त वर्मन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिद्धिपुर ताम्रपत्र में नलवंशी शासक भवदत्त के बारे में उल्लेख है, उसकी विजय गाथा के बारे में उल्लेख है। लेकिन मूलतः यह अमरावती से प्राप्त हुआ है और ये ताम्रपत्र किसके माने जाते हैं? प्रभावती गुप्ता का माना जाता है। प्रभावती गुप्ता के बाद दिवाकर सेन जो है कुछ समय के लिए शासन को संचालित किया। इनकी भी मृत्यु बहुत अल्प काल में हो जाता है। उसके बाद इसका जो छोटा भाई, प्रभावती गुप्ता की दो पुत्र था, एक दिवाकर सेन बड़ा भाई और दूसरा है दामोदर सेन। दूसरा कौन था? दामोदर सेन।
दिवाकर सेन प्रभावती गुप्ता के बाद कुछ समय के लिए वाकाटक वंश के शासन को संचालित किए मरने के बाद, लेकिन इनका भी अल्पकाल में मृत्यु हो गया। उसके बाद प्रवर सेन द्वितीय का शासन आया, जो उनका छोटा पुत्र था प्रभावती गुप्त का, जिसका नाम है दामोदर सेन। दामोदर सेन, तो उनका शासन काल रहा 410 से 440 तक। और किस नाम से गद्दी पर बैठा? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से यह गद्दी पर बैठा। ये किसके पुत्र है? प्रभावती गुप्ता का जो छोटा लड़का है, जिसका नाम है दामोदर सेन, और वही जो है प्रवर सेन द्वितीय के रूप में शासन को संचालित किया और 410 ईस्वी से 440 ईस्वी तक शासन किए। प्रमुख बात इसके क्या है? इसके जो दरबारी कवि थे, इनके दरबार में महाकवि कालिदास निवास करते थे। कालिदास जो है इनके दरबारी कवि थे। किसका? प्रवर सेन द्वितीय का। उनसे ही इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये खुद कवि थे, लेखक था। सेतुबंध नामक रचना किसके है? दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय का। सेतुबंध नामक रचना जो है, साहित्य है, उसकी रचना किसने किया है? दामोदर सेन ने कहा है। वाल्मीकि इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। और इतिहासकार मानते हैं उसी समय ये रामगढ़ के पहाड़ी में आ गए। कौन? कालिदास। और कालिदास रामगढ़ की पहाड़ियों में, जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है, वही मेघदूत की रचना किए, अपनी प्रमुख कृति, जिसमें ऋतुओं के बारे में वर्णन है। बाद में इसका आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया। किसका? मेघदूत की छत्तीसगढ़ी अनुवाद। तो इस प्रकार से प्रवर सेन द्वितीय का भी शासन काल रहा। प्रवर सेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन का शासन आया, और नरेंद्र सेन जो है 440 से 460 ईस्वी तक वाकाटक नरेश के रूप में अगला शासक बनकर के शासन को संचालित किए। अब इसके संदर्भ में सबसे पहली प्रमुख बात यह है, नल और वाकाटक वंश के शासकों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके शासन काल की सबसे बड़ी घटना क्या है? नल और वाकाटक वंश के बीच क्या हो गया? संघर्ष प्रारंभ हो गया। यहीं से नल और वाकाटक वंश का संघर्ष प्रारंभ हुआ। कहां से? नरेंद्र सेन से। सबसे पहले नरेंद्र सेन जो है, जो नल वंश की शासक वराहराज है, उनके भूभाग पर आक्रमण कर दिया और उनके कुछ भूभाग को अपना अधिपत्य कर लिया। इसके बाद नरेंद्र सेन के ऊपर जो अगला जो नलवंशी शासक हुआ, उस वंश में भवदत्त वर्मन ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? नरेंद्र सेन की। और इसके बारे में जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलता है? रिद्धिपुर अभिलेख अमरावती से। ये किसके बारे में जानकारी देता है? भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन कौन है भैया? नरेंद्र सेन की समकालीन नल वंश के शासक। अपने पिता के समय में हुए अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने नरेंद्र सेन के राजधानी पर हमला कर दिया और इसे पराजित करके इसकी राजधानी कौन है? नंदीवर्धन को। किसको? नंदीवर्धन अर्थात नागपुर को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक। उसके बाद इस वंश में अगला शासक हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय, जिनका शासन काल रही 460 से 480 ईस्वी तक। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो है, किसके शासन काल के बाद? नरेंद्र सेन के शासन काल में। इसके शासन काल में कौन सा नलवंशी शासक ने आक्रमण किया था? भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था, और भवदत्त वर्मन ने इसे पराजित किया, इसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। उसके बाद पृथ्वीसेन ने पुनः अपनी राजधानी को क्या किया? सुव्यवस्थित करने का काम किया, और बदला लेने के लिए उन्होंने पुनः नल वंश के शासकों के ऊपर हमला कर दिया। और उस समय इनका जो पुत्र था वो अर्थपति भट्टारक था। कौन था? अर्थपति भट्टारक, जो नलवंशी शासक है, उसके ऊपर हमला कर दिया। हमने नलवंश की शासन में इसको और अच्छे ढंग से समझा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। केसरी बेड़ा अभिलेख और पंडिया पातर अभिलेख में इसका उल्लेख है। कौन सा अभिलेख? केसरी बेड़ा अभिलेख और पंडिया पाथर अभिलेख। पंडिया पाथर
लेख में, दोनों अभिलेख में इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। और पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपने पिता के अपमान का बदला लेते हुए अर्थपति भट्टारक को क्या किया, पराजित किया। और उसकी राजधानी पुष्करी को भी इन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसका, अर्थपति भट्टारक का। बदला पूर्ण हो गई। और कुछ समय के बाद अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर से इस वंश में अगला शासक बना देवसेन। और देवसेन जो है पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद जो है मुख्य शाखा समाप्त हो गई। एक चीज यहां पर ध्यान देना है, पृथ्वीसेन द्वितीय तक ही जो वाकाटक वंश का जो मुख्य शाखा है वो जीवित रहा। उसके बाद जो साइड वाला शाखा, कनिष्ठ शाखा, उसका एक शासक जो है देवसेन है, इस भूभाग पर इस शाखा पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। और देवसेन जो है 555 से 575 ईस्वी तक शासन किए। ये जो देवसेन है वो कौन सा शाखा का था, वसीम शाखा, वत्सगुल्म शाखा से आया हुआ व्यक्ति था, कनिष्ठ शाखा से आया हुआ व्यक्ति है जो वाकाटक वंश में अगला शासक बना। तो देवसेन के समय में फिर से नलवंशी शासक स्कंदवर्मन ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया, स्कंदवर्मन ने आक्रमण किया। किसके शासन काल में, देवसेन। हमने नल वंश के शासन व्यवस्था में अच्छे ढंग से पढ़ा। और इसके बारे में जानकारी हमको पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से, पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख से पता चलता है उन्होंने अपने हुए पिताजी के हत्या के बदले के रूप में, आक्रमण के बदले में पुनः वाकाटक नरेश देवसेन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पुष्करी को फिर से उन्होंने बसाया और आक्रमण कर दिया और देवसेन को पराजित कर दिया। पोड़ागढ़ अभिलेख में इसके बाद उन्होंने पोड़ागढ़ अभिलेख लिखवाया और उसमें लिखा हुआ है साफ रूप से, विजयी है, विजयी थे और विजयी रहेंगे। किसका ये लेख है, पोड़ागढ़ अभिलेख का लेख है। और ये लेख वहीं से प्रारंभ होता है, ये ताम्रपत्र वहीं से शुरू होता है, विजयी है, विजयी थे, विजयी रहेंगे। क्योंकि स्कंदवर्मन ने अपने पिता का अपमान का बदला देवसेन को पराजित करके ले लिया और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये लेख जारी किया। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक आया हरिसेन। हरिसेन जो है 475 से 510 ईस्वी तक इस वंश में शासन किए और उसके बाद वाकाटक वंश की समाप्ति हो गई।